हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आ जाइए सबको, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। एप्लीकेशन पर भी दिया ना लिंक, एप्लीकेशन पर। ठीक, नमस्ते सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टेस्ट सीरीज है, आवाज कम है। कम है, लाइक कर दो बहनों, बहुत बढ़िया। आज का अपना जो टेस्ट सीरीज है ना, ये किसका है? तो रेशो का है। रेशो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले ही बता रही हूँ मैं आप लोगों से, कि पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए सब लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में आएगा तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि आप लोग लिख सकें, ठीक है ना? थोड़ा डिटेल भी देख लेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि न्यू पॉइंट है और आप लोगों को बताना जरूरी है। सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न सघनता वाले कपड़ों का बेहतर हस्त होता है, या फिर लचीलापन होता है, या फिर आवरण कम होता है, या फिर भार कम होता है? बताइए। जब कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। ऐसे परेशान मत रहा करो, ठीक है ना? निम्न सघनता वाले कपड़ों का क्या होता है? बेहतर हस्त होता है। ये हस्त क्या है? गुड इवनिंग सबको। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, भार कम होता है, ठीक है ना? अगर हम इसकी बात करें, निम्न सघनता वाले कपड़ों का क्या होता है, तो आपको बता देना है भार कम होता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित किया गया। वस्त्र मंत्रालय का सृजन कब हुआ? 1959 में, 1970 में, 1977 में, या फिर 1985 में? हाँ, आंसर बताते चलेंगे। आ जाइए सब लोग। वस्त्र मंत्रालय का सृजन कब हुआ आपको बताना है। 1959 में, या फिर 1970 में, या फिर 1977 में, या फिर 1985 में? बताते चलिए सब लोग। बहुत सारे नए पॉइंट मिलेंगे तो आप लोग कॉपी पेन लेके पहले ही बैठ जाइए ताकि प्रॉब्लम ना हो, बीच में उठ के जाना ना पड़े आप लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वस्त्र मंत्रालय का सृजन कब हुआ तो आपको बता देना है। जल्दी से बताइए कब हुआ वस्त्र मंत्रालय का सृजन। गुड इवनिंग। आंसर बताते चलिए।
अच्छा जी। अच्छा, अगर हम बात करें वस्त्र मंत्रालय के सृजन की, तो आपको बता देना है, पहला दिया है 1959, दूसरा 1970, तीसरा 1977 और चौथा क्या दिया गया है, तो आपको बता देना 1985। और वस्त्र मंत्रालय को सृजित कब किया गया? नवंबर 1985 में, ठीक है ना, नवंबर 1985 में। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है, बताइए। आटा लगाने का मतलब आटा गूंद रही है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? विजुअलिटी या फिर वैयक्तिकता जिसे हम कहते हैं, कन्फॉर्मिटी अनुरूपनीयता, टैटूइंग गोदना, मॉडेस्टी शालीनता। बताते चलिए सब लोग। जिनके यहाँ नेटवर्क इशू है बाद में देख लीजिएगा, टाइम बर्बाद मत करिए, कुछ और कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कितना? अच्छा, आप लोग इसका आंसर बताइए। जब हम कपड़ों का सिद्धांत देख रहे थे, टॉपिक 1 देख रहे थे ना टेक्सटाइल में, तो वहां पे हमने कपड़ों का सिद्धांत देखा था और कपड़ों के स्टेप के बारे में, मतलब जो कपड़े हैं उनके कितने जो है स्टेप दिए गए हैं, उसके बारे में, कई सारी चीजों के बारे में हमने देखा था। लेकिन आपको यहाँ क्या बताना है, कपड़ों का सिद्धांत कितने टाइप का होता है? 5, 6, 8, 4, बताइए जल्दी से। हाँ, आपको बताना है कपड़ों का सिद्धांत कितना है, किसको याद है? 4, बहुत बढ़िया। क्या है तो आपको बता देना है 4 है। देखिए यहाँ पे कोई बता रहा है टैटूइंग होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बता देना है मॉडेस्टी। आपने मॉडेस्टी इसके साथ ही साथ आपने सजावट के लिए पढ़ा था और सुरक्षा के लिए, मतलब क्या है तो आपको बता देना है यहाँ पे लज्जाशील, अलज्जाशील, सुरक्षा और क्या है तो सजावट के लिए कपड़ों का प्रयोग किया गया, मतलब 4 सिद्धांत दिया गया है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नहीं 4 होगा, ठीक है। कपड़ों का सिद्धांत कितना है, उद्गम का सिद्धांत, तो आपको बता देना है 4 है। मॉडेस्टी डेकोरेटिव की बात करेंगे, इसके साथ ही साथ आप सुरक्षा की बात करेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सूची में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से करना है। पहला दिया गया है पॉलिएस्टर, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने बहुत सारी चीजों पर डिस्कस किया क्लास में, कल रॉ मटेरियल को पढ़ा जाएगा। छोटा सा क्लास है, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी, तो रॉ मटेरियल भी कंप्लीट हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में कीजिए। पहला दिया गया है पॉलिएस्टर, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ओलिफिन्स, चौथा है स्पेंडेक्स। यहाँ पे दिया गया है कैप्रोलेक्टम, एलिकिन्स या फिर एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायएमीन, पॉलीयूरेथीन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल और टरथिलिक अम्ल। हाँ बताइए क्या होगा। मॉडेस्टी हाँ, आपको बता देना है लज्जाशील, अलज्जाशील, सजावट और सुरक्षा 4 सिद्धांत है किसके, तो आपको बता देना है कपड़े की उत्पत्ति के। लीजिए और जूम हो गया है, इससे ज्यादा जूम हो जाएगा तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। यहां से हाँ बताते चलिए, एकदम क्लियर तो दिखता है। मैं साइड हो गई हूं, बता दीजिए आप लोग आंसर। नायलॉन 6 का तो सबको याद होगा। नायलॉन अगर 6 की बात करें, यहाँ पे नायलॉन 6 की बात करें तो ये सबको याद होगा, है ना। नायलॉन 6 का क्या होगा तो आपको बता देना है कैप्रोलेक्टम हो जाएगा, क्योंकि इसको कई बार हमने पढ़ा है। एथिलीन ग्लाइकोल किसका होगा तो आपको बता देना है यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पॉलिएस्टर का। ओलिफिन्स की बात करेंगे, आपको बता देना है ओलिफिन्स जो है एलिकेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पेंडेक्स किसका होगा तो आपको बता देना है पॉलीयूरेथीन हो जाएगा। स्पेंडेक्स का किसका होगा तो आपको बता देना पॉलीयूरेथीन। एक बार देख लीजिए अच्छे से। पॉलिएस्टर की बात करेंगे तो आपको बताना है एथिलीन ग्लाइकोल और टरथिलिक अम्ल मिलकर बनता है। नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम हो जाएगा, ओलिफिन्स का एलिकेंस हो जाएगा। और स्पेंडेक्स की बात करेंगे तो आपको बताना है पॉली
पॉलीयूरेथ्रीन हो जाएगा। अब आपको इसमें मिला देना है, पहले का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो पहले में ई क्या है, इसमें दिया गया है, पहले का ई होगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में से दी गई इकाइयों को सूची 2 में मिलाइए। ये भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके हो। पहला दिया गया है डेनियर, दूसरा है टेक्स, तीसरा है दीर्घ सिरा अंक और चौथा दिया है सूती काउंट। एक साइड दिया गया है 1000 मीटर ग्राम में पुंज प्रति पौंड 560 गज के रेशो का बिमलीकरण, या फिर प्रति पौंड 840 गज के रेशो का बिमलीकरण, 9000 मीटर के ग्राम में ढेर 840 मीटर के ग्राम में ढेर, या फिर प्रति पौंड 9000 गज के रेशो की बिमलता। पढ़ा दिया गया, ये भी जल्दी से बताइए, बताओ बताओ जल्दी से। डेनियर का मतलब क्या होता है, टेक्स का मतलब क्या होगा, सूती काउंट का क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, गलत मत करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए। देखिए ना, दिख तो रहा है भाई, देख लो सब लोग, ये देखो दिख नहीं रहा है, लो अभी दिखा। डेनियर, डेनियर का आपने क्या पढ़ा है, 900 पढ़ा है या फिर 9000 पढ़ा है। टेक्स का क्या पढ़ा है, अभी दिख रहा है ना ऑप्शन। थोड़ा सा आप लोग भी, अभी तो दिख रहा है ना ऑप्शन। चलिए यहां पे मिलाते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो डेनियर की जब भी हम बात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 9000 मीटर का ढेर हो जाएगा। टेक्स की बात करेंगे 1000 मीटर के ग्राम में पुंज। दीर्घ सिरा की बात करेंगे तो आपको बता देना, ये हो जाएगा प्रति पाउंड 560 गज के बिमलीकरण। और सूती काउंट का आपने क्या पढ़ा है, प्रति पाउंड 840 गज के रेशो की बिमलता को पढ़ा है। क्या हो जाएगा, तो पहले का आपको मिला देना है चौथे में, ठीक है ना, पहले का किस में मिलाना है, चौथे में मिलाना है। और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेनियर को आपने 9000 मीटर के ढेर में मिलाया और टेक्स को 1000 में मिला देना है। दीर्घ सिरा को हमें 560 से मिलाना है और सूती काउंट को किस में मिला देना, 840 में मिला देना है। 840 सूती काउंट, जिसे हम एक हैंक के नाम से भी जानते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाना है। आपको फिर से मिलाना है। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता, मुलायम या खुरदुरापन, यात्रा में पहनने वाले कपड़े, कोयर मिलता है, नारियल, विस्तार, बुनावट, नायलॉन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी जल्दी से। राधे राधे सबको। सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाना है। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता, मुलायम या खुरदुरापन। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक आप लगा सकते हैं। जब भी हम यात्रा में पहनने वाले कपड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, नॉयलान होता है, जिसे आप जादुई रेशा कहते हैं। ना तो ये सिकुड़ता है, ना तो प्रेस करने की जरूरत है, ना तो जल्दी ये क्या होता है, गंदा होता है, जल्दी से सूख जाता है। इसमें सूखने की क्वालिटी होती है। पहला क्या है तो आपको बता देना है, इसमें हो जाएगा यात्रा में पहनने वाले नॉयलान हो जाता है। और कोयर की बात करेंगे तो नारियल। अगर आपको 2 पॉइंट आ रहा है ना तो भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। आपको सी वाला मिला देना है चौथे से। देखिए सी में कौन सा चौथा है, दोनों में है। और डी वाला मिला देना है पहले में, मतलब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग की आवश्यकता किसमें पड़ती है या फिर मुलायम खुरदुरा कपड़ा किसमें हो जाएगा, तो आपको बता देना है इसमें, ठीक है ना। हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, सी वाला, मेरा आंखों में दर्द है, मेरे भी आंख में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, ड्राफ्टिंग का विस्तार और इसका बुनावट, सी वाला ऑप्शन सही है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हो, है ना सब, और क्या बहनों। अच्छा जी, चलिए ASTM का सही रूप बताना है। ऑल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, या फिर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ये लीजिए, इतना साफ दिखता, मैं आप लोगों के साथ ही देखती हूँ, पता नहीं कैसे आप लोगों को दिखता ही नहीं है। मेरा आंख सूजा सूजा लगता है ना, तो ऐसे ही हो गया है, अब बेचारे को आराम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। ASTM का आंसर बताइए जल्दी से। सही बात है, मेरी आंखें हमेशा सूजी रहती हैं। हाँ बताइए। इसका क्या होगा, आप सही है, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स होगा, ठीक है ना, टेक्सटाइल वाला नहीं होगा, बी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां पूछा गया है, तो UGC नेट का है, और हर एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नींद पूरी शायद ही कभी हो पाएगी मेरी। अभी तो ऐसा किस्मत में नहीं है कि नींद पूरी हो जाए, ठीक है, तो चलता रहता है सब कुछ। मैम आपके, अच्छा जी, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण बताइए। अब ये टॉपिक भी हम कल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वस्त्रों में कितने तरीके का परीक्षण किया जाता है और उससे हमें क्या पता चलता है कि किन रेसों में क्या अंतर है, कल इस क्लास को भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ रॉ मटेरियल को भी कंप्लीट करेंगे। विलयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपी परीक्षण, क्या होता है सब कुछ कल इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, जी बिल्कुल सही है। सुजीता जी आंसर बताइए, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है, किसके द्वारा वस्त्र को अच्छे से पहचाना जाता, मतलब विश्वसनीय परीक्षण क्या है। बहुत बढ़िया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्कोपी परीक्षण, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देख करके पता लगाया जाता है कि वस्त्र कैसा है या फिर ये किसका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा निष्प्रभ, चार खानेदार सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा या फिर साटिन। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध कपड़ा होगा, बताइए आंसर। हाँ माइक्रो, जी बिल्कुल, कल इसके बारे में डिटेल से देखेंगे क्लास में, 11 बजे वाली क्लास में। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा कौन सा है, निष्प्रभ की बात करें, चार खानेदार सूती या फिर मोटा सूती या फिर साटिन। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बताते चलिए इसका क्या होगा, तो बिल्कुल सही बात है, इसका हो जाएगा, आपको बताना है सूती, मोटा सूती कपड़ा। रेसों का वह गुण जिसमें रेसे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्ण आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है लचीलापन, प्रत्यस्तता, प्रतिस्कंदता, तनाव, सामर्थ्य। रेशा का वह गुण जिसमें रेसे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है, बताइए। बहुत बढ़िया है, प्रत्यस्तता कहलाएगा या फिर प्रतिस्कंदता या फिर तनाव, सामर्थ्य। क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी सी में हमेशा कंफ्यूज मत रहिए। देखिए प्रतिस्कंदता की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, रेसिलेंसी, और रेसिलेंसी का मतलब क्या होता है, किसी कपड़े पर दबाव दोगे, दबाव देने के बाद जब आप छोड़ोगे तो पूरा अवस्था में आ जाता है।
और प्रत्यस्थता का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इसका मतलब जब हम लंबाई में किसी चीज को खींचते हैं जिसमें इलास्टिक का गुण हो, खींचने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यस्थता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, दबाने के बाद छोड़ देना है तो आपको बताना है प्रतिस्कंदता, ठीक है ना। इसको क्लियर कर लीजिए भाई, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है और गलत होता है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एक ट्रिक कोई सा भी या फिर अपने माइंड में इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इस बात को हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, तभी इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। वस्त्रोपयोगी रेशों को आपस में सटाने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं, रेशों की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशों की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव, केवल ए केवल दो, ए तथा दो दोनों, ना तो ए ना तो दो। क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। वस्त्रोपयोगी रेशों को आपस में सटने की क्षमता का गुण किससे होता है, रेशों की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशों की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। अपच हो गया है, अरे भाई रेशों को आपस में सटने का गुण कौन देता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि रेशों को आपस में सटाने का गुण देता है। रेशों की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव के कटाई द्वारा क्या रेशे आपस में सटेंगे या फिर रेशों की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति द्वारा सटेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें क्या होगा। अच्छा, काटने से रेशे सट जाएंगे क्या आपस में, अगर आप दबाव के साथ कटाई करेंगे तो क्या रेशे आपस में सट जाएंगे, सटने की क्वालिटी आएगी, या फिर रेशा बहुत लंबा होगा तो सटा देंगे आप, नहीं आएगी ना। सघनता कैसे आएगी, क्या लंबाई से आएगी, नहीं आएगी। आपको क्या बताना है, केवल पहला वाला सही हो जाएगा। वस्त्रों के रेशों को आपस में सटने का गुण कैसे होता है या फिर सटते कैसे हैं, तो रेशों की सूक्ष्मता बारीकी के कारण और इसकी सतह की प्रकृति के कारण रेशे क्या होते हैं, सट जाते हैं। भाई लंबा या फिर कटाव के द्वारा नहीं होता है, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का प्रयोग किया जाता है, बिना बुना हुआ, बुना हुआ, सिला हुआ, अनेक परतों वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ बताइए क्या होगा। किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उपयोग है। किल्टेड वस्त्र, अब सब लोग पूछो एक दूसरे से कौन इतने दिन तक कहाँ था। क्या होगा इसका, अनेक परतों वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या होगा तो आपको बता देना, अनेक परतों वाला। चलिए, अनेक परतों वाला कपड़ा किसकी छाल से बनाया जाता है, तो सहतूत की छाल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोध, बंधन क्षमता, प्रतिस्कंदता। बताइए। बहुत ही इजी सा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखे होंगे ना, आंसर को एकदम करेक्ट लगाते चलेंगे। रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़, मतलब आपसे पूछा गया है रगड़ और घिसवट की, जो हम घिसटते हैं या फिर घिसता है, उसे सहने की क्षमता को क्या कहते हैं, दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोध या फिर बंधन क्षमता या फिर प्रतिस्कंदता। 13 का बी, बहुत बढ़िया, अपघर्षण क्षमता के नाम से जानते हैं। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, लंबाई को, उत्कृष्टता को, चौड़ाई को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। बताइए क्या होगा। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, लंबाई को, उत्कृष्टता को, चौड़ाई को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर बताते चलो। इसका क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। उत्कृष्टता मतलब जो है फाइननेस को दिखाता है, इसकी सुंदरता को या फिर फाइननेस की बात करें, उत्कृष्टता को दिखाने का काम करता है। धागे का काउंट उसके संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, तो आपको बताना है उत्कृष्टता को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित तत्वों की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर ट्राइक्लोरोबेंजीन या फिर टाइटेनियम डाइक्लोराइड। हाँ बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए। मानव निर्मित तत्वों की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिपीटेड फॉर्म में बताया गया है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है कि मानव निर्मित वस्त्रों की चमक को घटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा, ठीक है। ट्राइक्लोरोबेंजीन की बात करें, ये नहीं होगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड मानव निर्मित वस्त्रों की चमक को घटाने के लिए यूज किया जाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है, रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रिक डाउन। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है, इसमें से कौन सा वस्त्रों के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, बताइए आंसर। हाँ इसका आंसर बताना है, निम्नलिखित में से वस्त्रों का मूल सिद्धांत कौन सा होगा। बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्षा के लिए, हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भी क्या करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं, ये इसके सिद्धांत में आ जाता है। जबकि अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रैक डाउन ये सब नहीं आता है, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी अधिकतम उपयोग किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट से सुरक्षा के लिए, लौ की, ठीक है ना, लौ की एक में किया गया है, लेकिन यहाँ पे लौ की मंदता के लिए, ऊर्जा की उच्च खपत के लिए या फिर बहिस्राव में वृद्धि के लिए, बताइए। हाँ प्रोटेक्ट, रक्षा के लिए। इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। क्लास पब्लिक नहीं है, शेयर नहीं करना है किसी को, ठीक है ना, क्लास पब्लिक नहीं है, शेयर नहीं करना है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं भाई इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं तो थोड़ा सा डिटेल देखना जरूरी है कि प्लाज्मा प्रौद्योगिकी क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, किस पे काम करता है, सतह के अंदर या फिर सतह के ऊपर। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, तो उनके बारे में ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब भी हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, तो आपको बता देना है नैनो टेक्नोलॉजी, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता, जिसको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपको बता देना ये नैनो शब्द आया कहां से है। नैनो जो है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है और जिसका अर्थ क्या होता है, बौना, बड़े चीजों को छोटा बना देना या फिर छोटा आकार, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बौना कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार क्वेश्चन यहां से बनता है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, और इसका मतलब क्या होता है नैनो का, तो आपको बता देना है बौना, मतलब कोई बड़ा आकार है उसका छोटा साइज। नैनो कपड़े के भीतरी सतह में जाकर के क्रियात्मकता को बढ़ाता है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये काम वर्क कहां पर करता है, तो आपको बता देना है ये वर्क करता है कपड़े की सतह पर। कोई बात नहीं, लेट हो गई तो आप बाद में भी तो देख सकती क्लास, ऐसा नहीं कि क्लास जो है वो डिलीट हो जाएगा या फिर आपको दिखेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना।
ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है कपड़े की भीतरी सतह में जाकर क्रियात्मकता को बढ़ाता है। नैनो टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा अभी हम बाद में पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है ना, ये सतह पर कार्य करती है, सतह पर एक लेयर दे दिया जाता है गैसों का। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी सतह पर कार्य करती है कपड़ों के, लेकिन जब हम नैनो की बात करेंगे तो ये हमारा जो कपड़ा है, कपड़े के धागे के अंदर जाकर के वर्क करती है। देखो हमने क्या किया, कपड़ा बनाया, कपड़ा पहना है, कपड़ा रेशा और धागे से मिलकर के कपड़ा बनता है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है वर्क कहाँ करता है, धागे में जाकर के, मतलब सतह में, कपड़े के भीतर सतह में जाकर के क्रियात्मकता को बढ़ाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है, इसी को कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नैनो कार जो भी मान लीजिए नैनो कार या फिर कुछ भी मान लीजिए, तो यहां तक समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, कि किन किन चीजों से सुरक्षा करता है। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी या फिर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है क्या, तो आपको बता देना ये भी फिनिशिंग का एक रूप होता है, एक प्रकार होता है। कपड़े में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए या फिर अग्नि से सुरक्षा करने के लिए जो रेन कोट बनता है, वर्षा से सुरक्षित करने के लिए कैसे बनाया जाता है, नैनो और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाता है। कि हम रेन कोट पहनकर बारिश में निकल जाते हैं और बारिश की एक बूंद भी हमारे बॉडी पर नहीं लगती है, तो ऐसे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, फिनिशिंग के द्वारा। उसी फिनिशिंग का एक पार्ट होता है क्या, नैनो एंड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी कपड़े के भीतर, मतलब रेशो, जो धागा है ना, कपड़े का जो धागा है उस धागे पर कार्य करता, मतलब सतह के अंदर जाकर के नैनो टेक्नोलॉजी कार्य करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आता क्या है, या फिर किन किन चीजों को बढ़ाने का काम करता है, या फिर कौन कौन से पॉइंट इसमें काउंट किए जाते हैं, कौन कौन सी परिसज्जा इसमें शामिल की गई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, जो खिंचाव वाले कपड़े बनाए जाते हैं, हाँ, जो कपड़े खींचते हैं ज्यादा, वो किसकी वजह से खींचते हैं, तो आपको बताना है नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके खिंचाव वाले कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें जो है इलास्टिक वाले कपड़े जो होते हैं, जैसे स्पेंडेक्स की बात करें, इलास्टिटी वाले जितने कपड़े होते हैं सब बनाए जाते हैं। कैसे, तो आपको बता देना है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। और इसमें पहला पॉइंट है हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खिंचावपूर्ण कपड़ा बनता है। दूसरा क्या है, तो गुड केमिकल रेसिस्टेंट, मतलब अच्छा केमिकल का अवरोध, केमिकल का यूज किया जाएगा तो कपड़े पर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा केमिकल अवरोध, रासायनिक, अच्छा रासायनिक अवरोध के लिए कौन सा कपड़ा बनाया जाता है या फिर किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो नैनो विधि का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट वेट, बहुत हल्के कपड़े जो बनाए जाते हैं वो किसका यूज करके, तो आपको बता देना है नैनो का, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत हल्के कपड़े बनाए जाते हैं, जो पारदर्शी होते हैं, जो लाइट वेट होते हैं। जैसे सिफॉन की बात करें, बहुत हल्का होता है ना, तो हल्के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इसमें लाइट वेट भी आ जाता है। फोटो कैटेलिक की बात करेंगे। फोटो कैटेलिक का मतलब क्या होता है, मौसम के अनुसार बदलने का गुण। ऐसे कपड़े भी बनाए जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जो मौसम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। गर्मी में वो कपड़ा पहन लेंगे तो हमें ठंडा फील होता है, और ठंडी में पहनेंगे तो गर्म फील होता है। ये मौसम के अनुसार चेंज करने वाला कपड़ा किसका प्रयोग करके बनाया जाता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रिक कंडक्टिव की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिव की बात करें, यहाँ पे आपको बता देना है विद्युत संवाहकता। ठीक है ना, विद्युत संवाहकता की बात करें तो इसमें विद्युत सहने का गुण होता है, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। यूवी प्रोटेक्शन, सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए या फिर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कपड़ा बनाया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का। एंटी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें अगर हम, कीटाणु रोधक कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पे एस्थेटिक
प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको बताना है संश्लेषित रेशों का गुण विद्यमान किया जाता है। संश्लेषित रेशों का गुण विद्यमान का मतलब जैसे नायलॉन का कपड़ा अगर हम देख लें तो ना तो उसमें धूल मिट्टी जाती है, ना तो गंदा होता है, जल्दी से सूखता है, प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी आते जाते समय हम उसको पहन सकते हैं, उसमें दाग नहीं लगते। तो कई सारी क्वालिटी होती है। जो संश्लेषित रेशों की क्वालिटी होती है ना, उसको किसके थ्रू बनाया जा सकता है, दूसरे कपड़े में डाला जा सकता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और क्या है, एंटी माइक्रोबायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, जीवाणु रोधी कपड़ा बनाया जाता है। ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिसमें जो जीवाणु होते हैं वो नहीं लगते हैं, मतलब जो कीट होते हैं जो हमारे कपड़ों को काट देते हैं, ऐसे उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, जीवाणुओं का इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका उपयोग करके, तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। बताइए मैम, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब आएगा। हाँ हाँ, अभी नहीं पढ़ाया है बट पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला कि अभी आप लोग ये मत बोलो कि कब खत्म हो रहा है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? हाँ प्रभा जी, मुझे पता है। इसीलिए तो न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी अपने पास काफी टाइम है, ठीक है ना। बताइए यहां तक समझ आया सबको कि नैनो टेक्नोलॉजी से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं? तो आपको बताना है हायर टेंसाइल का खिंचने वाला, गुड केमिकल मतलब अच्छा रासायनिक अवरोध, लाइट वेट हल्के कपड़े, फोटोकेटेलिक जो है मौसम के अनुकूल चेंज होने वाले, यहाँ पे आपको बता देना है विद्युत अवरोधक कपड़े या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों को सहने वाले कपड़े, एंटी माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे या फिर जो है संश्लेषित रेशों के गुण की बात करेंगे या फिर कीटाणु रोधी की बात करेंगे। ये सारे कपड़े बनाए जाते हैं किससे? तो आपको बताना है नैनो से, ठीक है। मैम नहीं है टाइम डेट, जी बिल्कुल, आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ, कितना कितना टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। क्लियर है? बताइए बताइए, यहां तक क्लियर है? उसके बाद बताइएगा कि किसको क्या हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी वर्क कहाँ करता है, तो रेशों के अंदर जाकर के, धागे के अंदर जाकर के वर्क करता है। और इसके अंतर्गत किस टाइप के कौन कौन से कपड़े बनते हैं या फिर कौन सा इफेक्ट डाला जाता है, तो इतने प्रकार को आपको याद कर लेना है, बस इतना और कुछ भी नहीं है। बता दो भाई, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की तरफ। ये देखिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब नेट में आता है नेट में तो आता ही आता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले भी पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। मैं बताऊं आप लोगों को, जो आप लोग बोलते हो कि ये सिलेबस है सिलेबस है, अच्छा आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो ना, कितना क्वेश्चन आता है सिलेबस से, जरा बता दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना जो कि कभी सुना ही नहीं गया हो, कभी पढ़ा ही नहीं गया हो, कभी सामने ही नहीं आया हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ अच्छी चीजों को जान लेना जो कि उससे रिलेटेड पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। कभी भी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की बात करें, ये कहां वर्क करता है? देखिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में होता क्या है, जब हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना तो गैस होता है, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे ये क्या है तो आपको बता देना है, ये रहा हमारा क्या है तो आपको बता देना है ये क्या है। जल्दी से आंसर बताइए, किसके बारे में मैं बात करने जा रही हूं? ये क्या है? नैनो लास्ट वाला है। लास्ट वाला जो नैनो मैंने बताया ना, कीटाणु रोधी के बारे, जीवाणु रोधी के बारे में बताया था, है ना। बहुत अजीब बातें हैं, जी बिल्कुल। देखिए ये क्या बनाया है मैंने, तो आप सबको पता है स्पिन रेट बना दिया, ठीक है ना। अब स्पिन रेट में से क्या निकलता है यहाँ पे, अभी तक हमने केमिकल के बारे में देखा, लेकिन ये स्पिन रेट है और स्पिन रेट से गैसों को डाला जाता है कपड़े की सतह पर, और कपड़े की सतह पर क्या बन जाती है, गैसों की एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? गैसों की एक लेयर बन जाती है। और ये कपड़े के कहां पे वर्क करती है, तो सतह पे वर्क करती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क कहां करेगी, धागे के अंदर मतलब रेशे में या फिर सतह पर, तो आपको बता देना सतह पर वर्क करती है और गैसों का एक पूरा का पूरा लेयर
दिया जाता है कपड़ों पर। और ये जो गैस होते हैं ना, गैस कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ये गैस बाद में उड़ जाते हैं, अपना कार्य छोड़ करके, मतलब ताप और दबाव दिया जाता है और गैस को चिपका दिया जाता है कपड़े की लेयर पर, और धीरे धीरे ये जो गैस होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं, वाष्पशील होते हैं क्योंकि वो उड़ जाते हैं। चलिए, अपनी क्वालिटी को छोड़ करके ये जो गैस होंगे वो उड़ जाते हैं। लेकिन आपको यही इतना ध्यान देना है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी सतह पर वर्क करता है और इसमें क्या क्या आता है देखते चलेंगे, कौन कौन सी क्वालिटी डाली जाती है कपड़े पर। तो पहला आपको बता देना है डीसाइजिंग। डीसाइजिंग क्या है, तो आपने इसको फिनिशिंग में पढ़ा है। जो नैनो प्लाज्मा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फिनिशिंग का ही एक पार्ट है। अगर हम क्या बात करेंगे, डीसाइजिंग की बात करें, तो डीसाइजिंग का मतलब होता है कि कपड़ों के आकार को व्यवस्थित कर देना ही डीसाइजिंग कहलाता है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पहला कार्य करता है कि कपड़ों को आकार प्रदान करने का काम, मतलब ये डीसाइजिंग का प्रोसेस करता है। डीसाइजिंग की बात करें, कपड़ों को आकार प्रदान करने की बात करें, किस में यूज किया जाता है, नैनो में या फिर प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम किया जाता है। और क्या है, वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको बताना है नमी सोखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। वेटेबिलिटी इनहेंसमेंट अगर इसकी बात करें तो आपको बता देना है, इसके द्वारा प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जिसमें नमी अवशोषक क्षमता क्या हो, ज्यादा होती है, ठीक है। अगला क्या है, वाटर एंड सॉइल रिपेलेंट। अगर हम वाटर एंड सॉइल रिपेलेंट की बात करें तो ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिसमें ना तो पानी का प्रभाव पड़ता है और ना ही मिट्टी का प्रभाव पड़ता है, पानी और मिट्टी को ना सोखे, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। किसके थ्रू, तो आपको बताना है प्लाज्मा। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया ना कि वाटर रिपेलेंट कपड़े किसके थ्रू बनाए जाते हैं, नैनो या फिर प्लाज्मा, तो आपको बताना है प्लाज्मा के थ्रू ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि ना तो पानी सोखते हैं और ना ही धूल मिट्टी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी सतह पर गैसों की एक लेयर पड़ी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि पतली सी पॉलीथीन डाल दिया गया है कि उसमें ना तो पानी का प्रभाव पड़ता है और ना तो धूल मिट्टी का फर्क पड़ेगा, सोखेगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो आपको बताना है प्रिंट एबिलिटी। प्रिंट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, छपाई का जो काम है वो जल्दी करने के लिए, जैसे कम समय में ज्यादा छपाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, तो प्रिंट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी। ड्राई एबिलिटी की बात करेंगे, आपको बता देना है। डाइंग एबिलिटी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, रंगाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। श्रिंक रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो सिलवट प्रतिरोधी कपड़े बनाए जाते हैं, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि सिकुड़ते नहीं हैं। और क्या है, तो आपको बता देना है यहाँ पे एडहेसेंस, हाँ, एडहेसेंस रेसिस्टेंट की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि अशुद्धियों को अपने अंदर ना आने दे। ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि ना तो धूल ना तो मिट्टी, कोई भी अशुद्धि उसको बाहर निकालने का काम करे, रेशों के अंदर नहीं आने दे, ऐसे कपड़े भी बनाए जाते हैं। एंटी फिल्टरिंग ऑन वूल की बात करें तो आपको बताना, एंटी फिल्टरिंग ऑन वूल की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या किया जाता है, ऊनी कपड़ों पर गांठों से बचाने का प्रभाव डाला जाता है। मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं जब उनको हम ज्यादा यूज करते हैं तो आप देखते हैं उस पर गांठ पड़ जाती है, उस गांठ को बचाने के लिए या फिर गांठ ना पड़े ऊनी कपड़ों पर, इसके लिए क्या किया जाता है, एंटी फिल्टरिंग ऑन वूल। और ये परिसज्जा किसके द्वारा की जाती है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है। क्लियर है, बताइए। चलिए, मुझे लग रहा है सबका क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी लेकिन बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं तो देख लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड केमिकल रेसिस्टेंट, लाइट वेट, फोटो कैटेलिक, आपको बता देना है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिव या फिर यूवी प्रोटेक्शन, एंटी माइक्रोबायोलॉजी असिस्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर आपको सिंथेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो आपको बताना है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो कि रेशों की सतह पर वर्क करता है। डिसाइजिंग, वेटेबिलिटी, वाटर एंड सॉइल रिपेलेंसी, प्रिंटेबिलिटी, डाई एबिलिटी, श्रिंक रेसिस्टेंट,
या फिर आपको बताना है रेसिस्टेंट, एंटी फेल्टरिंग ऑन वूल। ये पूरा का पूरा आज का आपका टॉपिक है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां हम पहुंचे थे, आप बता दीजिए कि क्या होगा। चलिए आप इसका आंसर बताइए, अब गलत नहीं होना चाहिए। अब आंसर बता दीजिए सब लोग। क्या हो जाएगा? इसको पढ़ाया जाएगा जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा तो आपको बता देना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड ई। अभी आपने प्लाज्मा को देखा, अल्ट्रा वायलेट की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको बता देना है किसकी बात करेंगे, ऊर्जा की उच्च खपत की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, जल भीति की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा तो आपको बता देना है ए बी एंड ई वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पेंडेक्स तंतु क्या है? तह प्रतिरोध है, पानी प्रतिरोध है, इलास्टोमेरिक है, अग्नि प्रतिरोध है। इस यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्पेंडेक्स तंतु क्या है? तह प्रतिरोध, पानी प्रतिरोध, इलास्टोमेरिक या फिर अग्नि प्रतिरोध। बताइए आंसर। स्पेंडेक्स तंतु क्या है? क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है तो आपको बता देना है, ये जो है इलास्टिक वाला कपड़ा है, मतलब रबड़ की क्वालिटी, ऐसे इसमें खिंचने का गुण होता है, ऐसा कपड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है? सूती में, या फिर सूती स्पेंडेक्स में, या फिर मोड एक्रिलिक स्पेंडेक्स में, या फिर मोड एक्रिलिक ऊन में, या फिर एडमिक पीबीसी में। किसकी बात की जा रही है? ज्वाला मंद करने की, मतलब ज्वाला सहने की क्षमता किस में होती है, किस फाइबर में? उन्नीस का आंसर बताइए। किसमें होगी? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण जो ज्वाला मंद करता है? आपको बताना है सूती ऊनी, या फिर सूती स्पेंडेक्स, या फिर मोड एक्रेलिक स्पेंडेक्स, या फिर मोड एक्रेलिक ऊनी, या फिर एडमिड पीवीसी। बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा तो आपको बताना है बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या होगा तो आपको बताना है मोड एक्रेलिक ऊन हो जाएगा, और एडमिड पीवीसी कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तो आपको बताना है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तंतु पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं? बताइए। पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तंतु पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं? कप की बात करेंगे, सीसल की बात करेंगे, अबाका या फिर रेमी। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज सिर्फ 30 क्वेश्चन लेकर के आई हूं, 10 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आई हूं, 10 क्वेश्चन और है। पीना सीसल पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं कैपेक्स, सीसल, अबाका या फिर रेमी।
बहुत ही इजी सा है। कौन बोल रहा है? कापुक भाई। इसका क्या होगा? कापुक थोड़ी ना होगा। कापुक कहां से प्राप्त किया जाता है? कपास और कापुक दो ऐसे रेशे हैं जो कि बीज से प्राप्त किए जाते हैं, तो सीसल और अबाका हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा आपको बता देना है, सीसल और अबाका हो जाएगा। अभी बताइए, अभी मैंने एक क्वेश्चन आप सब लोगों ने गलत बताया है, एक क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सबने गलत बताया है। ठीक है ना? चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि कौन सा क्वेश्चन सबने गलत बताया है। धागे की सूक्ष्मता है धागे की लंबाई पर, धागे के वजन पर, धागे के घुमाव पर या फिर धागे के प्रकार पर। धागे की सूक्ष्मता, हाँ, बीज से कापुक प्राप्त किया जाता है। धागे की सूक्ष्मता बताइए। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन, कैसे नहीं आ रहा? धागे की सूक्ष्मता किस पर होता है? धागे की लंबाई पर या फिर धागे के वजन पर या फिर धागे के घुमाव पर या फिर धागे के प्रकार पर। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्मता की बात की जा रही है, तो धागे के वजन पर निर्भर होगा। जितनी मात्रा में हम जो यूज करेंगे उतना ही मोटा या फिर पतला क्या होगा, हमारा धागा हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं ताकत या फिर अम्रेजन, रेसिस्टेंट या फिर क्रिम्प या फिर एजिलेंसी। क्या कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि रगड़ने पर सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहा जाता है? हाँ, धागे के वजन पर, बिल्कुल। किसी वस्तु के रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं ताकत या फिर यहाँ पे आपको बताना है रेजिस्टेंस या फिर क्रिम्प या फिर रेजिलेंसी। अच्छा, जो बच्चे रेजिलेंसी बता रहे हैं, इलास्टिसिटी और रेसिलेंसी वही दिया गया है। ठीक है ना? इलास्टिसिटी की बात करेंगे लंबाई, रेसिलेंसी की बात करेंगे पूर्व अवस्था में आने को कहा जाता है रेसिलेंसी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपको बता देना है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? क्या करेक्ट हो जाएगा तो आपको बताना है, रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। रेसिलेंसी नहीं सही होगा। रेसिलेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कपड़े पर दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद जब हम हाथ उठाते हैं या फिर प्रेशर उठा लिया जाता है तो कपड़ा पूर्व स्थिति में आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिलेंसी को कहते हैं। यहाँ पे रगड़ सहने की क्षमता वाली बात कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, रेशे की सूक्ष्म बिना, अच्छा सब रटा हुआ है, लेकिन एक आंसर आप लोगों ने सबने गलत दिया है। अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर गलत दिया गया है। ठीक है ना? सबने बहुत आराम से गलत दिया है। अभी मैं बताऊंगी कि गलत कहाँ है और कैसे गलत है, सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। रेशे की सूक्ष्म बिना परीक्षण में जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है तो वह रेशा होता है सूती, रेशमी, ऊनी या फिर रेयान। क्या पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई दे तो क्या कहलाता है? बताइए, जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई दे तो क्या कहेंगे? रटा है तभी तो गलत होता है। बहुत लोग समझ गए हैं, कहने की बात है। मैं बार बार एक ही पॉइंट दिखा रही हूं आपको कि क्या होगा। बहुत बढ़िया। अगर ऐठी संरचना, ऐठी का मतलब आपने किस में पढ़ा था,
कि फीते के समान मुड़ी हुई संरचना या फिर बल खाते हुए फीते के समान, मतलब क्या है, तो ऐठी हुई संरचना दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपको बता देना है, सूती कहते हैं। ठीक है ना। परीक्षण में अगर हमें ऐठी हुई संरचना दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है, तो आपको बता देना है कॉटन होता है। आपने देखा था किसमें, जब हम कॉटन को पढ़ रहे थे तो इसकी संरचना कैसी होती है, मुड़े हुए फीते के समान या फिर ऐठे हुए फीते के समान होता है। ठीक है ना, मुड़े हुए रिबन के समान होता है। अगला पॉइंट देखना है, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर ट्राइक्लोरोबेंजीन या फिर टिटेनियम डाइक्लोराइड। हाँ बताइए। इसका सबका सही हो जाएगा ये वाला पॉइंट। इसका क्या होगा, तो आपको बताना है टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशा है क्या है, बताइए। पाच्य कार्बोहाइड्रेट है, अपाच्य है, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। रिपीट क्वेश्चन थोड़ी ना है। रेशा क्या है, पाच्य कार्बोहाइड्रेट, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ है ये वाला पॉइंट। रेशा क्या होता है, क्या रेशा हमारी बॉडी में पचता है या फिर नहीं पचता है, बताइए। बिल्कुल क्या है, तो आपको बताना है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। रेशा क्या है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। अगला है, सूती कपड़ा जलता है तो उससे निकलती है सफेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या फिर नारंगी लौ। कैसी लौ निकलती है, चलिए। सूती कपड़ा जलता है तो उससे क्या निकलता है, सफेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या फिर क्या। जब सूती कपड़ा जलाते हो तो कैसी लौ निकलती है, पीली लौ। कैसी लौ निकलती है, तो आपको बताना है पीली लौ। ठीक है ना, पीली लौ निकलती है जब हम किसके कपड़े को, तो आपको बताना है सूती कपड़े को जलाते हैं तो। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है, लिनन है, जूट है, हेम्प है, कापुक है। निम्नलिखित में से कौन सा तने वाला तंतु नहीं है, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तंतु तने वाला नहीं है। डी, बहुत बढ़िया। डी क्या है, तो आपको बता देना, कापुक और कपास की बात करते हैं तो ये बीज वाले रेशे हैं। लिनन, जूट और हेम्प क्या है, तने से प्राप्त होने वाला फाइबर है। अगला है, दबाने, मोड़ने और सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, वो क्या कहलाती है, बताइए। दबाने, मोड़ने और सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की क्वालिटी क्या कहलाती है, लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता या फिर घनत्व। हाँ, कापुक हो जाएगा। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है बी हो जाएगा। पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेता है, चाहे आप मोड़िए, चाहे आप सिकोड़िए, चाहे आप दबाइए, तो आपको बता देना इसका क्या होगा, प्रत्यास्थता हो जाएगा। अगला आंसर देखना है, लास्ट का क्वेश्चन है ये। इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब होता है, खुरदुरा और मोटा, पतला और चमकदार, मध्यम और मुलायम या फिर पारदर्शी। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब होता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका? तो आपको बताना है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन को हमें देखना है। कोई बोल रहा था कि 27 नंबर के क्वेश्चन को देखने के लिए। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, रेशा क्या है? रेशा अगर हम बात करें सेलुलोज की, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें तो आपको बता देना है, सेलुलोज की बात करें, किसकी बात करें तो आपको बता देना है, अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं, जो सेलुलोज रेशा है, जो सेलुलोज है उसी को हम रेशा कहते हैं, तो क्या ये पचता है या फिर नहीं पचता है? तो आपको बता देना है, सेलुलोजिक जो होता है, चाहे सेलुलोज की बात करें, रेशे की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या होता है? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे बॉडी में पचता नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने गलत आंसर किसका दिया है उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए प्रॉब्लम है, तेरे में भी प्रॉब्लम है। इसमें आप लोगों ने गलत आंसर दिया है। देखिए, वस्त्रों के निम्नलिखित विशेषताओं में किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी की बात की गई है? किसकी बात की गई है? तो आपको बता देना है, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी की बात की गई है। और जब भी हम प्लाज्मा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो उसमें अगर हम अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा की बात करें ना, तो ये कहाँ का है? जल्दी से बताइए। अगर हम किसकी बात करें तो आपको बताना है, अल्ट्रा वायलेट की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, किसके अंतर्गत काउंट होता है? नैनो के अंतर्गत या फिर प्लाज्मा के अंतर्गत? जरा थोड़ा सा बताइए आप लोग इस पॉइंट को। हाँ बताइए। हाँ, न्यूट्रिशन साइंस में बताया गया है। ये जो अल्ट्रा वायलेट यूवी प्रोटेक्शन जो हमने पढ़ा है, मतलब अल्ट्रा वायलेट से सुरक्षा देने का काम किसमें किया जाता है? प्लाज्मा प्रौद्योगिकी में या फिर नैनो में? सिर्फ ये बताना है। नैनो में किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम किसकी बात करेंगे, अल्ट्रा वायलेट की बात करेंगे, तो अल्ट्रा वायलेट, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? नैनो में, ना कि प्लाज्मा में किया जाता है। ये पॉइंट सबका गलत है। लौ की मंदता जो है ये किसमें आएगा? या फिर हम ऊर्जा की उच्च खपत की बात करें, या फिर बहिस्राव में वृद्धि की बात करें, या फिर जल भीति की बात करें? अब बताइए कौन सा किसमें आएगा? अब बताइए। देखिए, 2 पॉइंट दोनों में, ये जो लौ की मंदता है ना, ये भी किस में जाएगा? तो नैनो टेक्नोलॉजी में ही जाएगा। इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिव है या फिर जो विद्युत संवहकता है वो किस में जाता है? तो आपको बता देना है, ये भी चला जाएगा किस में? तो आपको बताना है नैनो में। अब आपको बताना है, बहिस्राव में वृद्धि या फिर जल भीति में वृद्धि क्या आएगा? अब बताइए क्या आएगा? अब देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन या तो मजबूरी में ए बी ई लिखना पड़ा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस पर भी हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन बेस पर भी सॉल्व करना होता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। आप बहिस्राव की बात करें या फिर जल भीति की बात करें, वाटर रिपेलेंट की बात करें, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपको बता देना है, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी में आ जाता है। सी, डी एंड ई की बात करेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
सी, डी एंड ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों नहीं आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज थोड़ी सी मुझे भी लग रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के, तो ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। चलिए कल से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा।